सांझ ढल रही थी जब लड़का अपने भेड़ों के झुंड के साथ उस पुराने टूटे हुए गिरजाघर तक पहुंचा। छत का एक बड़ा हिस्सा गिर चुका था और जहां कभी वेदी हुआ करती थी वहां अब एक विशाल पेड़ उगाया था। उसने तय किया कि आज रात वो यहीं ठहरेगा। उसने एक एक करके अपनी सभी भेड़ों को अंदर किया और टूटी हुई दीवार के पास कुछ लकड़ियां इस तरह जमा दी कि कोई भेड़ बाहर ना निकल सके। वो जानता था कि इस इलाके में भेड़ियों का खतरा नहीं है, लेकिन एक बार उसकी एक भेड़ रात में भटक गई थी और उसे पूरा अगला दिन उसे ढूंढने में लगाना पड़ा था। इसलिए इस बार उसने पूरी सावधानी बरती। फिर उसने अपनी जैकेट को जमीन पर बिछाया और जो किताब वो पढ़ रहा था उसे सिरहाने की तरह रखकर लेट गया। रात के बीच में उसकी आंख खुली। ऊपर आकाश में चमकते सितारे उसे उस टूटी हुई छत से साफ दिखाई दे रहे थे। उसने सोचा कि काश वो थोड़ा और सो पाता, लेकिन वही सपना उसे फिर से अधूरा छोड़कर जगा गया था। वो उठ खड़ा हुआ और अपने डंडे से एक एक करके भेड़ों को जगाने लगा। उसे हमेशा ये अजीब लगता था कि जैसे ही वो जागता है उसकी भेड़ें भी जागने लगती हैं, जैसे उनके बीच कोई अनकहा रिश्ता हो। उसने हर भेड़ को नाम लेकर पुकारा। उसे हमेशा से लगता था कि भेड़ें उसकी बात समझती हैं। वो अक्सर उन्हें अपनी किताबों की कहानियां सुनाता था, अपने सफ़र के किस्से सुनाता था और कभी-कभी अपने अकेलेपन की बात भी करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो सिर्फ एक ही बात कर रहा था, उस लड़की के बारे में जिससे वो मिलने वाला था। वो लड़की एक व्यापारी की बेटी थी और वो 4 दिन बाद उसी गांव में पहुंचने वाला था जहां वो रहती थी। उसे याद आया, पिछले साल जब वो पहली बार उस गांव गया था तो उसे अपनी भेड़ों की ऊन बेचनी थी। व्यापारी ने उससे कहा था कि वो इंतजार करे और वो दुकान के बाहर बैठ गया था। तभी पीछे से एक मीठी आवाज आई थी, मुझे नहीं पता था कि चरवाहे पढ़ना जानते हैं। वो चौंक गया था। लड़की की आंखों में एक अलग ही चमक थी और उसके बाल काले और लहराते हुए थे। उन्होंने घंटों बातें की थी। उसने उसे अपने सफर के बारे में बताया था और लड़की ने अपने गांव की एक जैसी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में। उस दिन उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ था कि वो किसी एक जगह ठहर जाना चाहता है, लेकिन वो जानता था कि वो एक चरवाहा है और उसका काम है चलना, नए रास्तों पर जाना। सुबह की पहली किरण के साथ वो अपनी भेड़ों को लेकर निकल पड़ा। सूरज धीरे धीरे उग रहा था और उसने सोचा कि भेड़ों की जिंदगी कितनी आसान होती है। उन्हें सिर्फ खाना और पानी चाहिए होता है, उन्हें कोई फैसला नहीं लेना पड़ता। वो मुस्कुराया और खुद से बोला, शायद यही वजह है कि वो हमेशा मेरे साथ रहती हैं। लेकिन फिर उसने सोचा कि क्या वो खुद भी कुछ अलग कर रहा है? क्या वो भी सिर्फ आदतों में जी रहा है? चलते चलते उसे अपने पिता की बात याद आई। जब उसने उनसे कहा था कि वो पादरी नहीं बनना चाहता बल्कि दुनिया देखना चाहता है, तो उसके पिता ने कहा था कि जो लोग यहाँ आते हैं वे भी दुनिया देखने आते हैं, लेकिन आखिर में सब एक जैसे ही होते हैं। फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। उसने चरवाहा बनने का फैसला किया था। उसने सूरज की ओर देखा और अंदाजा लगाया कि वो दोपहर तक तारीफा पहुंच जाएगा। वहां वो अपनी किताब बदल सकता था, बाल कटवा सकता था और उस लड़की से मिलने के लिए खुद को तैयार कर सकता था। उसके मन में एक ही ख्याल बार बार आ रहा था, कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गई होगी। लेकिन दिल के किसी कोने में उसे पता था कि वो लड़की उसे नहीं भूली होगी। जब वो तारीफा पहुंचा तो उसने सबसे पहले उस बूढ़ी औरत के पास जाने का फैसला किया जो सपनों की व्याख्या करती थी। उसने अपने सपने के बारे में बताया, वही सपना जो उसने 2 बार देखा था। एक बच्चा उसे मिस्र के पिरामिड्स तक ले जाता है और कहता है कि वहां एक खजाना छिपा है। बूढ़ी औरत ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, अगर तुम वहां जाओगे तो तुम्हें खजाना मिलेगा। लड़का हैरान रह गया। उसे उम्मीद थी कि वो कुछ और गूढ़ बात बताएगी, लेकिन उसने तो वही कहा जो सपना पहले ही बता चुका था। वो थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन क्योंकि उसे कुछ पैसे नहीं देने पड़े वो चुपचाप वहां से निकल आया। शहर के बाजार में घूमते हुए वो एक बेंच पर बैठ गया और अपनी नई किताब पढ़ने लगा। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठ गया और उससे बात करने लगा। बूढ़ा आदमी अजीब था। उसने किताब देखकर कहा कि ये किताब दुनिया के सबसे बड़े झूठ के बारे में है। लड़के ने पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? बूढ़े ने जवाब दिया, ये कि एक समय के बाद हम अपनी जिंदगी पर नियंत्रण खो देते हैं और सब कुछ किस्मत के हाथ में चला जाता है। लड़का चौंक गया। उसे ये बात सही नहीं लगी। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम अपनी पर्सनल लेजेंड को पूरा करना चाहते हो। लड़का समझ नहीं पाया। तब बूढ़े ने समझाया, पर्सनल लेजेंड वही है जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। जब तुम छोटे थे तब तुम्हें पता था कि तुम क्या बनना चाहते हो, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होते हो लोग तुम्हें यकीन दिला देते हैं कि वो सपना संभव नहीं है।
लड़का ध्यान से सुन रहा था। बूढ़े ने आगे कहा, जब तुम किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे पाने में तुम्हारी मदद करती है। ये सुनकर लड़के के भीतर कुछ बदलने लगा। उसे अपने सपने, उस खजाने और मिस्र के पिरामिड्स की याद आई। बूढ़े ने उससे कहा, अगर तुम सच में अपना खजाना पाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे देना होगा। लड़का पहले तो चौंका, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ये वही मौका है जिसका वो इंतजार कर रहा था। उसने अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। एक तरफ उसकी भेड़ें थीं, उसकी सुरक्षित जिंदगी, और दूसरी तरफ था एक सपना, अनजान लेकिन आकर्षक। अब उसके सामने एक फैसला था, और वो जानता था कि ये फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगले दिन दोपहर के समय वो लड़का फिर उसी जगह पहुंचा जहां उसने उस बूढ़े आदमी से मिलने का वादा किया था। उसके साथ अब उसकी पूरी भेड़ों का झुंड नहीं था, बल्कि केवल 6 भेड़ें थी। बाकी भेड़ों को उसने बेच दिया था। जब उसने यह फैसला लिया था तब उसके दिल में हल्की सी टीस जरूर उठी थी, लेकिन उसके अंदर एक नई उत्सुकता भी जन्म ले चुकी थी। बूढ़ा आदमी पहले से ही वहां मौजूद था, जैसे वो जानता हो कि लड़का आएगा ही। लड़के ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे हैरानी है, मेरे दोस्त ने बाकी सारी भेड़ें तुरंत खरीद ली। उसने कहा कि वो हमेशा से चरवाहा बनना चाहता था और ये उसके लिए अच्छा संकेत है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, इसे ही शुरुआत की किस्मत कहते हैं। जब तुम पहली बार कुछ करते हो तो अक्सर तुम्हें सफलता मिलती है, ताकि तुम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो सको। फिर उसने उन भेड़ों को ध्यान से देखा, जैसे वो उनमें कुछ खास तलाश रहा हो। उसने एक लंगड़ी भेड़ की ओर इशारा किया। लड़के ने तुरंत कहा, ये सबसे समझदार है और सबसे ज्यादा ऊन देती है। बूढ़ा आदमी हल्का सा हंसा, जैसे उसे ये जवाब पहले से पता था। फिर लड़के ने सीधे पूछा, मुझे बताइए खजाना कहाँ है? बूढ़े आदमी ने शांत स्वर में बोला, मिस्र में, पिरामिड्स के पास। ये वही जवाब था जो बूढ़ी औरत ने दिया था। लड़के के मन में एक पल के लिए संदेह फिर से जागा, लेकिन इस बार उसने उसे दबा दिया। बूढ़े आदमी ने अपनी चादर खोली और उसमें से 2 छोटे पत्थर निकाले, एक काला और एक सफेद। उन्होंने उन्हें लड़के के हाथ में देते हुए कहा, ये उरीम और थुम्मिम है। जब तुम्हें संकेत समझ ना आए तो इनसे मदद लेना। काला पत्थर हाँ का संकेत है और सफेद ना का, लेकिन कोशिश करना कि तुम्हें इनकी जरूरत ही ना पड़े। लड़का उन पत्थरों को अपने हाथ में लेकर उन्हें ध्यान से देखने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे ये पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि किसी रहस्य की चाबी है। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, याद रखना, हर चीज एक ही चीज से जुड़ी होती है और संकेतों की भाषा को समझना सीखो। सबसे जरूरी बात, अपनी पर्सनल लेजेंड को पूरा करना मत भूलना। फिर उसने एक कहानी सुनाई, एक लड़के की जो दुनिया के सबसे बुद्धिमान आदमी से खुशी का रहस्य जानने गया था। उस बुद्धिमान आदमी ने उसे एक चम्मच में तेल की 2 बूंदें दी और कहा कि पूरे महल में घूम कर आओ, लेकिन तेल गिरना नहीं चाहिए। लड़का पूरे समय सिर्फ उस चम्मच को देखता रहा और कुछ भी नहीं देख पाया। फिर उसे वापस भेजा गया और इस बार उसने महल की हर खूबसूरती को देखा, लेकिन चम्मच का तेल गिर गया। तब उस बुद्धिमान आदमी ने कहा, खुशी का रहस्य यह है कि तुम दुनिया की हर खूबसूरती को देखो, लेकिन चम्मच की 2 बूंद तेल को कभी मत भूलो। लड़का समझ गया, उसे अपनी यात्रा करनी है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को भी नहीं भूलना है। इतना कहकर बूढ़ा आदमी चला गया, जैसे वो अचानक आया था और उतनी ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। अब लड़का अकेला खड़ा था। उसके पास अब भेड़ों का झुंड नहीं था, लेकिन उसके पास एक सपना था और उस सपने को पूरा करने का एक रास्ता भी। कुछ ही समय बाद वो एक जहाज में बैठकर समुद्र पार कर रहा था। हवा तेज थी और पानी की लहरें जहाज से टकरा रही थीं। वो अपने भीतर एक अजीब सा डर और उत्साह दोनों महसूस कर रहा था। जब वो अफ्रीका के शहर टैंजियर पहुंचा तो सब कुछ उसके लिए नया था। भाषा अलग थी, लोग अलग थे और हर चीज उसे अनजान लग रही थी। वो एक छोटे से बार में बैठ गया। उसने एक पेय मंगाया जो उसे कड़वा लगा। उसे अपने देश की वाइन याद आई। तभी एक युवक उसके पास आया और स्पेनिश में बात करने लगा। लड़के को राहत मिली, क्योंकि वो इस अजनबी जगह में किसी से बात कर पा रहा था। उसने युवक को अपनी पूरी कहानी बताई, अपने सपने के बारे में, खजाने के बारे में और पिरामिड्स तक जाने की इच्छा के बारे में। युवक ने कहा, तुम्हें पूरे रेगिस्तान को पार करना होगा, इसके लिए तुम्हें बहुत पैसे चाहिए होंगे। लड़के ने अपने पैसे उसे दिखा दिए। युवक ने कहा, मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकता हूँ। लड़का खुश हो गया। उसे लगा कि ये भी एक संकेत है, जैसे बूढ़े आदमी ने कहा था कि जब तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारी मदद करती है। दोनों साथ में बाजार की ओर चल पड़े। वहां बहुत भीड़ थी, लोग खरीद फरोख्त कर रहे थे, आवाजें गूंज रही थीं और हर तरफ हलचल थी। लड़का अपने नए दोस्त पर भरोसा कर रहा था। उसने अपने सारे पैसे उसे दे दिए ताकि वो ऊंट खरीद सके। चलते चलते उसकी नजर एक खूबसूरत तलवार पर पड़ी। वो इतनी खूबसूरत थी कि वो कुछ पल के लिए उसे देखने में खो गया। बस उसी एक पल में सब कुछ बदल गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका दोस्त गायब था। भीड़ में हर चेहरा अजनबी था।
वो चारों ओर देखने लगा, लेकिन वो युवक कहीं नजर नहीं आया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने महसूस किया उसके सारे पैसे चले गए थे। अब वो एक अनजान देश में था, बिना पैसे, बिना किसी पहचान के और बिना किसी सहारे के। धीरे धीरे बाजार खाली होने लगा, सूरज ढलने लगा और वो अकेला खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुबह तक वो एक सपना लेकर चला था और अब उसके पास कुछ भी नहीं था। उसे लगा जैसे दुनिया ने उसके साथ धोखा किया है। उसने सोचा, मैं कितना मूर्ख हूं, मैंने एक अजनबी पर भरोसा किया। उसका दिल टूट चुका था। लेकिन तभी उसने अपने बैग को खोला। उसमें अब भी उसकी किताब, उसकी जैकेट और वे 2 पत्थर थे, उरीम और थुम्मिम। उन्हें देखते ही उसे उस बूढ़े आदमी की बात याद आई। जब तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करती है। उसने गहरी सांस ली। शायद ये अंत नहीं था, शायद ये उसकी असली यात्रा की शुरुआत थी। लड़का लंबे समय तक उसी खाली हो चुके बाजार में खड़ा रहा। सूरज पूरी तरह डूब चुका था और चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैल गई थी। दिन भर की भीड़ भाड़ अब गायब हो चुकी थी और जहां कुछ देर पहले हजारों लोग थे, वहां अब सन्नाटा था। उसने धीरे से अपनी आंखों से आंसू पोंछे। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था और दुख भी। वो सोच रहा था कि उसने कितना बड़ा मूर्खता भरा फैसला लिया। एक अजनबी पर भरोसा करना, अपने सारे पैसे उसे दे देना, ये सब किसी बच्चे जैसी गलती थी। वो जमीन पर बैठ गया और अपने बैग को खोला। अंदर उसकी किताब थी, जैकेट थी और वही 2 पत्थर, उरिम और थुम्मिम। उसने उन पत्थरों को अपने हाथ में लिया और कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। उसे अचानक उस बूढ़े आदमी की बातें याद आईं। संकेतों को समझो और अपनी पर्सनल लेजेंड को मत छोड़ो। उसने सोचा, अगर ये सच है कि पूरी दुनिया उसकी मदद करती है, तो क्या अभी जो हुआ वो भी किसी वजह से हुआ है? उसने खुद से सवाल किया, क्या वो हार मानकर वापस चला जाए या फिर इस अनजान शहर में रहकर कुछ नया करने की कोशिश करे? वो जानता था कि अगर वो वापस लौटना चाहता है तो उसके पास इतना भी पैसा नहीं बचा था कि वो घर जा सके। और सच तो ये था कि उसके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो डरने की भी कोई वजह नहीं है। ये सोचते ही उसके अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई। रात गहराने लगी थी। उसने आसपास देखा और एक दुकान के बाहर कोने में बैठ गया। उसने अपनी जैकेट को ओढ़ लिया और आसमान की ओर देखने लगा। वही सितारे, वही आकाश, लेकिन अब वो एक बिल्कुल अलग जगह पर था। उसे अपने भेड़ों की याद आई। उसे एहसास हुआ कि वो उनसे कितना जुड़ गया था, लेकिन अब वो सब पीछे छूट चुका था। सुबह होने से पहले ही उसकी आंख लग गई। अगले दिन जब उसकी नींद खुली तो सूरज उग चुका था। उसने खुद को थोड़ा हल्का महसूस किया, जैसे रात के साथ उसका डर भी थोड़ा कम हो गया हो। वो उठकर शहर की गलियों में चलने लगा। हर चीज अब भी अजनबी थी, लेकिन अब उसके अंदर एक जिज्ञासा थी, जैसे वो इस जगह को समझना चाहता हो। चलते चलते वो एक ऊंची जगह पर पहुंचा जहां से पूरा शहर दिखाई दे रहा था। सफेद घर, संकरी गलियां और दूर तक फैला हुआ समुद्र। वहीं उसे एक दुकान दिखी, एक कांच के बर्तन बेचने वाली दुकान। वो दुकान काफी पुरानी लग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वहां बहुत कम ग्राहक आते हों। दुकान के अंदर एक आदमी था जो कांच के बर्तन साफ कर रहा था। लड़का कुछ देर तक दुकान के बाहर खड़ा रहा, फिर उसने सोचा कि क्यों ना अंदर जाकर पूछे कि क्या वो वहां काम कर सकता है। वो अंदर गया और टूटी फूटी भाषा में हाथों के इशारों से उस दुकानदार को समझाने लगा कि वो काम करना चाहता है। दुकानदार ने पहले उसे ध्यान से देखा। शायद वो समझ नहीं पा रहा था कि ये लड़का क्या कह रहा है, लेकिन फिर लड़के ने एक गंदा कांच का गिलास उठाया और उसे साफ करने लगा। कुछ ही मिनटों में गिलास चमकने लगा। दुकानदार ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी। उसने इशारे से उसे काम करने की अनुमति दे दी। लड़के ने पूरे दिन मेहनत से काम किया। उसने सभी कांच के बर्तनों को साफ किया, दुकान को व्यवस्थित किया। शाम तक दुकान पहले से ज्यादा साफ और आकर्षक लगने लगी। दिन खत्म होने पर दुकानदार ने उसे कुछ पैसे दिए। लड़का हैरान था। उसने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी उसे काम मिल जाएगा। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि वो इस शहर में रह सकता है और अपने सपने की ओर धीरे धीरे बढ़ सकता है। अगले कुछ दिनों तक वो उसी दुकान में काम करता रहा। धीरे धीरे वो उस दुकानदार की भाषा समझने लगा और दुकानदार भी उससे थोड़ा बहुत बात करने लगा। दुकानदार का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा था, लेकिन वो बुरा इंसान नहीं था। एक दिन लड़के ने देखा कि दुकान पहाड़ी पर है और वहां तक बहुत कम लोग आते हैं। उसने सोचा कि अगर दुकान के बाहर कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोग आकर्षित हों तो बिक्री बढ़ सकती है। उसने दुकानदार से कहा कि वे कांच के गिलास में चाय बेच सकते हैं।
दुकानदार पहले तो इस विचार से नाराज हुआ। उसने कहा कि वो कांच बेचता है, चाय नहीं। लेकिन लड़के ने उसे समझाया कि इससे ज्यादा लोग दुकान में आएंगे और कांच के बर्तन भी ज्यादा बिकेंगे। कुछ देर सोचने के बाद दुकानदार मान गया। उन्होंने दुकान के बाहर चाय बेचनी शुरू की। धीरे धीरे लोग आने लगे। वे चाय पीते और साथ ही कांच के सुंदर गिलास और बर्तन भी देखते। कुछ ही समय में बिक्री बढ़ने लगी। दुकानदार हैरान था। उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। लड़का खुश था। उसे महसूस हुआ कि वो अपने हालात को बदल सकता है। उसके पास अब फिर से पैसे जमा होने लगे थे। लेकिन उसके दिल में एक सवाल बार बार उठता था, क्या वो यहीं रुक जाए या फिर आगे बढ़े उस खजाने की तलाश में जो उसे पिरामिड्स तक ले जा रहा था। वो जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। उसकी असली यात्रा अभी बाकी थी। दिन बीतते गए और लड़का उस कांच की दुकान में काम करते करते एक नया जीवन जीने लगा। सुबह वो दुकान खोलता, कांच के बर्तनों को चमकाता, ग्राहकों को चाय परोसता और शाम को दुकान बंद करके थका हुआ लेकिन संतुष्ट महसूस करता। धीरे धीरे उसने अरबी भाषा भी समझनी शुरू कर दी थी। अब वो लोगों की बातें सुन सकता था, जवाब दे सकता था और इस नए शहर का हिस्सा बनता जा रहा था। दुकानदार भी अब उस पर भरोसा करने लगा था। पहले जो आदमी हर बात पर नाराज हो जाता था, अब वही उसके सुझाव ध्यान से सुनता था। दुकान की बिक्री पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी और इसका सबसे बड़ा कारण वही लड़का था। कुछ महीनों बाद लड़के के पास इतने पैसे जमा हो गए थे कि वो चाहे तो अपने देश लौट सकता था और पहले से भी ज्यादा भेड़ें खरीद सकता था। एक दिन उसने हिसाब लगाया। उसने सोचा, अगर मैं अभी वापस जाऊं तो मैं पहले से ज्यादा अमीर हो सकता हूं। मेरे पास एक बड़ा झुंड होगा और मैं आराम से अपनी जिंदगी जी सकता हूं। ये विचार उसे कुछ पल के लिए अच्छा लगा, लेकिन उसी क्षण उसके अंदर से एक और आवाज आई, और तुम्हारा सपना? वो चुप हो गया। उसे पिरामिड याद आए। वो सपना याद आया जिसमें एक बच्चा उसे वहां ले गया था और कहा था कि वहां खजाना छिपा है। उसने महसूस किया कि वो यहां आरामदायक हो गया है, लेकिन यही आराम कहीं उसके सपने को खत्म न कर दे। उसी शाम वो दुकान के बाहर बैठा था और दूर पहाड़ियों की ओर देख रहा था। हवा चल रही थी और उसे अपने पुराने दिन याद आ रहे थे। खुले मैदान, भेड़ें और आजादी। तभी दुकानदार उसके पास आया और बोला, तुम आज बहुत चुप हो। लड़के ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, मैं सोच रहा हूं कि क्या मुझे यहां रहना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। दुकानदार कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुम पिरामिड्स जाना चाहते हो, है ना? लड़का हैरान रह गया। उसने कभी सीधे सीधे ये बात नहीं कही थी। दुकानदार मुस्कुराया और बोला, मैं समझ सकता हूं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं भी मक्का जाना चाहता था। लड़के ने पूछा, तो आप गए क्यों नहीं? दुकानदार ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मैं डर गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। मैंने सोचा कि अगर मैं मक्का चला गया और वहां पहुंच गया तो फिर मेरे पास सपना नहीं रहेगा, मेरा जीने का कारण खत्म हो जाएगा। लड़का ध्यान से सुन रहा था। दुकानदार ने आगे कहा, इसलिए मैंने हमेशा बस सपना देखा, लेकिन उसे कभी पूरा करने की कोशिश नहीं की। यह सुनकर लड़के के अंदर कुछ टूट सा गया। उसे एहसास हुआ कि अगर वो यहां रुक गया तो वो भी उसी दुकानदार की तरह बन जाएगा, एक ऐसा इंसान जिसके पास सपना तो है लेकिन उसे पूरा करने की हिम्मत नहीं है। उस रात वो देर तक सो नहीं पाया। उसके सामने दो रास्ते थे। पहला, सुरक्षित रास्ता, वापस जाना, भेड़ें खरीदना और वही पुरानी जिंदगी जीना। दूसरा, अनजान रास्ता, रेगिस्तान पार करना, खतरों का सामना करना और अपने खजाने की तलाश करना। सुबह जब वो उठा तो उसका फैसला साफ था। उसने दुकानदार से कहा, मैं जा रहा हूं। दुकानदार ने सिर हिलाया। उसे पहले से ही पता था। तुम वापस नहीं आओगे? उसने कहा, शायद नहीं। दुकानदार ने कहा, अगर तुम वापस आना चाहो तो तुम्हारे लिए यहां हमेशा जगह रहेगी। लड़के ने उसका धन्यवाद किया। उसने अपने पैसे लिए, अपनी जैकेट पहनी और अपने बैग को उठाया। अब वो पहले जैसा नहीं था। अब वो सिर्फ एक चरवाहा नहीं था, अब वो एक यात्री था जिसने अपने डर को हराना सीख लिया था। वो शहर से बाहर निकल गया और एक कारवां की तलाश करने लगा जो उसे रेगिस्तान के पार ले जा सके। कुछ ही समय में उसे कारवां मिल गया। वहां बहुत सारे लोग थे, व्यापारी, यात्री और कुछ ऐसे लोग जो अपने अपने सपनों के पीछे चल पड़े थे। वहीं उसकी मुलाकात एक अंग्रेज आदमी से हुई। वो आदमी किताबों में डूबा रहता था और उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो किसी बड़ी खोज में लगा हो। लड़के ने उससे बात करने की कोशिश की। अंग्रेज ने बताया कि वो एक एल्केमिस्ट की तलाश में है, एक ऐसे व्यक्ति की जो धातुओं को सोने में बदल सकता है। लड़का चौंक गया। उसे याद आया कि बूढ़े आदमी ने भी उसे एल्केमिस्ट कहा था।
अंग्रेज आदमी ने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस विद्या को सीखने में लगा दी है, लेकिन असली ज्ञान किताबों में नहीं मिलता। इसलिए मैं उस व्यक्ति को ढूंढने जा रहा हूं जो इसे सच में जानता है। लड़का उसकी बातें सुनकर सोच में पड़ गया। उसे लगा कि हर कोई अपने अपने तरीके से अपने खजाने की तलाश कर रहा है। कारवां धीरे धीरे रेगिस्तान की ओर बढ़ने लगा। चारों ओर सिर्फ रेत थी, अंतहीन सुनहरी रेत। दिन में जलती हुई धूप और रात में ठंडी हवाएं। हवा चल रही थी और उसे अपने पुराने दिन याद आ रहे थे, खुले मैदान, भेड़ें और आज़ादी। तभी दुकानदार उसके पास आया और बोला, तुम आज बहुत चुप हो। लड़के ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, मैं सोच रहा हूं कि क्या मुझे यहां रहना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। दुकानदार कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुम पिरामिड्स जाना चाहते हो, है ना? लड़का हैरान रह गया। उसने कभी सीधे सीधे ये बात नहीं कही थी। दुकानदार मुस्कुराया और बोला, मैं समझ सकता हूं, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं भी मक्का जाना चाहता था। लड़के ने पूछा, तो आप गए क्यों नहीं? दुकानदार ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मैं डर गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। मैंने सोचा कि अगर मैं मक्का चला गया और वहां पहुंच गया तो फिर मेरे पास सपना नहीं रहेगा, मेरा जीने का कारण खत्म हो जाएगा। लड़का ध्यान से सुन रहा था। दुकानदार ने आगे कहा, इसलिए मैंने हमेशा बस सपना देखा, लेकिन उसे कभी पूरा करने की कोशिश नहीं की। कारवां धीरे धीरे रेगिस्तान के भीतर आगे बढ़ता गया। दिन के समय सूरज इतना तेज होता कि रेत तपने लगती और हवा जैसे आग की तरह चेहरे से टकराती। रात होते ही वही रेगिस्तान ठंडा हो जाता और आसमान में अनगिनत सितारे चमकते, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें सजा रहा हो। लड़का अक्सर रात में जागकर उन सितारों को देखता रहता। उसे लगता था कि वे उसे किसी दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। वो अब संकेतों की भाषा को समझने की कोशिश करने लगा था, जैसे बूढ़े राजा ने उसे सिखाया था। कारवां में बहुत सारे लोग थे, लेकिन फिर भी हर कोई अपने भीतर अकेला था। हर किसी के पास एक कारण था इस कठिन यात्रा को करने का। कोई व्यापार के लिए जा रहा था, कोई ज्ञान की तलाश में, और कोई अपने भाग्य की ओर। लड़के की दोस्ती उस अंग्रेज आदमी से धीरे धीरे बढ़ने लगी। अंग्रेज के पास ढेर सारी किताबें थीं और वो हर समय उनमें डूबा रहता था। एक दिन लड़के ने उससे पूछा, तुम इन किताबों में क्या खोज रहे हो? अंग्रेज ने कहा, मैं एल्केमी सीख रहा हूँ। ये वो विद्या है जिससे साधारण धातु को सोने में बदला जा सकता है। लड़का थोड़ा हैरान हुआ। उसे ये किसी जादू जैसा लगा। अंग्रेज ने आगे कहा, लेकिन असली एल्केमी सिर्फ धातु बदलने की नहीं है, ये आत्मा को समझने की विद्या है, ये जानने की कि दुनिया कैसे काम करती है। लड़का ध्यान से सुन रहा था। अंग्रेज ने उसे कुछ किताबें दिखाईं, जिनमें अजीब अजीब चिन्ह और कठिन शब्द थे। लड़का उन सबको समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे ये जरूर महसूस हुआ कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता। उसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में किताबों से ज्यादा अपनी भेड़ों से सीखा है। उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे संकेतों को समझना है। अंग्रेज मुस्कुराया, लेकिन उसे लगा कि लड़का बहुत साधारण तरीके से सोचता है। लेकिन लड़का जानता था कि सच्चाई हमेशा सरल होती है। एक दिन कारवां अचानक रुक गया। चारों ओर हलचल मच गई। खबर आई कि आगे कबीलों के बीच युद्ध चल रहा है और रास्ता खतरनाक हो गया है। कारवां के नेता ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, अब से हमें बहुत सावधान रहना होगा। हम रात में यात्रा करेंगे और दिन में छिपकर आराम करेंगे। अब यात्रा और भी कठिन हो गई। रात के अंधेरे में सिर्फ तारों की रोशनी में कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ता। हर कोई चुप था, क्योंकि जरा सी आवाज भी खतरा बन सकती थी। लड़का अब रेगिस्तान की आवाजों को सुनने लगा था। हवा की सरसराहट, ऊंटों की चाल और दूर कहीं से आती हल्की सी गूंज। उसे महसूस होने लगा कि रेगिस्तान भी एक जीवित चीज है जो बोलती है, बस उसे सुनना आना चाहिए। एक रात वो जाग रहा था और उसने देखा कि अंग्रेज अपनी किताब में कुछ ढूंढ रहा है। लड़के ने पूछा, क्या तुम उस एल्केमिस्ट को ढूंढ पाओगे? अंग्रेज ने कहा, मुझे बताया गया है कि वो इस रेगिस्तान के एक ओएसिस में रहता है। अगर हम वहां पहुंचे तो शायद मैं उससे मिल सकूं। लड़के ने सोचा, शायद उसका खजाना और उस अंग्रेज का ज्ञान दोनों एक ही रास्ते पर हैं। दिन बीतते गए और कारवां अंततः एक बड़े ओएसिस पर पहुंचा। वो जगह रेगिस्तान के बीच एक चमत्कार जैसी थी। हजारों खजूर के पेड़, पानी के झरने और जीवन की हलचल। कारवां के लोग वहां रुक गए क्योंकि युद्ध के कारण आगे बढ़ना सुरक्षित नहीं था। लड़का उस ओएसिस को देखकर हैरान रह गया। इतनी सूखी और कठोर यात्रा के बाद ये जगह किसी स्वर्ग जैसी लग रही थी। वहीं उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। वो पानी भरने आई थी और उसकी आंखों में गहराई थी जो लड़के ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसका नाम फातिमा था। जैसे ही उनकी नजरें मिली, लड़के को लगा जैसे समय रुक गया हो।
उसने उससे बात करने की कोशिश की और धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। लड़के ने पहली बार महसूस किया कि ये मुलाकात अलग है। ये सिर्फ आकर्षण नहीं था, ये कुछ गहरा था। वो हर दिन ओएसिस में फातिमा से मिलने लगा। वे बातें करते, साथ चलते और एक दूसरे को समझने लगे। एक दिन लड़के ने उससे कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती हूँ। उसकी आवाज़ में एक सुकून था। लड़के ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं अपनी यात्रा छोड़ सकता हूँ। फातिमा ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम कभी खुश नहीं रहोगे। लड़का चुप हो गया। फातिमा ने आगे कहा, मैं रेगिस्तान की औरत हूँ। मैं जानती हूँ कि पुरुषों को अपने सपनों का पीछा करना होता है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो तुम जाओगे और एक दिन वापस आओगे। ये सुनकर लड़के के दिल में एक अजीब सा दर्द और ताकत दोनों पैदा हुए। उसे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार किसी को रोकता नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। अब उसके सामने फिर एक नया मोड़ था। एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ उसका सपना। लेकिन इस बार वो जानता था कि सही रास्ता क्या है और उसने तय कर लिया कि वो अपनी यात्रा जारी रखेगा। ओएसिस में दिन शांत थे, लेकिन उस शांति के भीतर एक अजीब सी बेचैनी छिपी हुई थी। चारों ओर खजूर के पेड़, पानी के झरने और ठंडी हवा थी, लेकिन लड़के के भीतर लगातार कुछ चल रहा था, जैसे कोई अदृश्य आवाज उसे याद दिला रही हो कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। वो हर दिन फातिमा से मिलता और हर मुलाकात के बाद उसका दिल और भारी हो जाता। वो जानता था कि अगर वो यहीं रुक गया तो उसे सब कुछ मिल सकता है, प्यार, सुकून, एक घर। लेकिन साथ ही उसे ये भी महसूस हो रहा था कि अगर उसने अपने सपने को छोड़ दिया तो ये सुकून धीरे धीरे एक बोझ बन जाएगा। एक शाम वो अकेला ओएसिस के बाहर बैठा था। हवा धीमी चल रही थी और दूर तक फैले रेगिस्तान में हल्की हल्की रेत उड़ रही थी। वो उन संकेतों को समझने की कोशिश कर रहा था जिनकी बात बूढ़े राजा ने की थी। तभी उसने आसमान में दो बाजों को लड़ते हुए देखा। ये एक सामान्य दृश्य था, लेकिन अचानक उसके मन में एक तस्वीर उभर आई। उसने देखा कि कुछ लोग हथियार लेकर ओएसिस पर हमला कर रहे हैं। ये इतना स्पष्ट था कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये उसकी कल्पना है या कोई संकेत। कुछ पल तक वो वहीं बैठा रहा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ ये वही भाषा है जिसके बारे में उसे बताया गया था, संकेतों की भाषा। वो तुरंत ओएसिस के मुखियाओं के पास गया और उन्हें अपने देखे हुए दृश्य के बारे में बताया। पहले तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। एक अजनबी लड़का जो कुछ ही दिनों पहले आया था और अब वो भविष्यवाणी कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जो सच्चाई थी उसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वे सावधानी बरतेंगे। अगले दिन जब सूरज ढलने लगा, अचानक वही हुआ जो लड़के ने देखा था। हथियारबंद लोग ओएसिस पर हमला करने आ गए, लेकिन इस बार ओएसिस तैयार था। उन्होंने पहले से ही अपने लोगों को तैनात कर दिया था और जैसे ही हमला हुआ उन्होंने जवाबी हमला किया। कुछ ही देर में सब खत्म हो गया। ओएसिस सुरक्षित था। लड़का चुप खड़ा सब देख रहा था। उसके भीतर एक अजीब सा डर और विश्वास दोनों थे। अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया था कि वो सच में संकेतों को समझ सकता है। उस रात जब सब कुछ शांत हो गया, एक आदमी उसके पास आया। वो अलग था। उसकी आंखों में गहराई थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून। वो वही था जिसे अंग्रेज आदमी खोज रहा था, एल्केमिस्ट। उसने लड़के की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। लड़का चौंक गया। तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? उसने पूछा। एल्केमिस्ट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम वो हो जिसने संकेतों को समझा। लड़का कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। एल्केमिस्ट ने कहा, तुम अपनी पर्सनल लेजेंड के करीब हो, लेकिन अभी भी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। अगले दिन से लड़के की एक नई यात्रा शुरू हुई, इस बार एल्केमिस्ट के साथ। एल्केमिस्ट ने उसे सिखाया कि असली खजाना सिर्फ सोना या पैसा नहीं होता, बल्कि वो ज्ञान होता है जो इंसान को खुद को समझने में मदद करता है। उन्होंने उसे बताया कि दुनिया की हर चीज एक ही चीज से बनी है, एक ही आत्मा जो हर जगह मौजूद है। लड़का ध्यान से हर बात सुनता, लेकिन कई बातें उसकी समझ से बाहर थीं। एक दिन एल्केमिस्ट ने उससे कहा, अगर तुम सच में अपने खजाने तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। लड़के ने पूछा, कैसे? एल्केमिस्ट ने उसे रेगिस्तान के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, खुद को हवा में बदलो। लड़का हैरान रह गया। ये कैसे संभव है? उसने कहा। एल्केमिस्ट ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम दुनिया की आत्मा से जुड़ जाओगे तो कुछ भी संभव है। लड़का डर गया। उसे लगा कि यह असंभव है, लेकिन फिर उसे फातिमा की बात याद आई, बूढ़े राजा की बात याद आई और वो सपना भी जिसने उसे यहां तक पहुंचाया था। उसने आंखें बंद की और हवा को महसूस करने लगा।
वो रेगिस्तान से बात करने लगा, हवा से बात करने लगा, सूरज से बात करने लगा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है, जैसे पूरी दुनिया उसकी बात सुन रही हो। और उसी क्षण कुछ बदल गया। तेज हवा चलने लगी, रेत उड़ने लगी और कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो खुद उस हवा का हिस्सा बन गया हो। जब सब शांत हुआ तो एल्केमिस्ट मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, तुमने सीख लिया। लड़का थक चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था। अब वो पहले जैसा नहीं था। अब वो सिर्फ एक यात्री नहीं था, अब वो समझने लगा था कि दुनिया कैसे काम करती है, और अब वो अपने खजाने के बहुत करीब था। रेगिस्तान की हवा शांत हो चुकी थी, लेकिन लड़के के भीतर कुछ हमेशा के लिए बदल गया था। अब वो सिर्फ रास्ता तय नहीं कर रहा था, वो हर कदम को समझ रहा था। एल्केमिस्ट उसके साथ आगे बढ़ता रहा। दोनों ऊंटों पर सवार अंतहीन रेत के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में ज्यादा बातें नहीं होती थीं। एल्केमिस्ट ज्यादा बोलने वाला इंसान नहीं था। वो सिखाता था, लेकिन शब्दों से नहीं, अनुभव से। एक दिन उन्होंने यात्रा के दौरान एक कबीले के लोगों का सामना किया। वे लोग हथियारबंद थे और उनकी आंखों में शक साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने लड़के और एल्केमिस्ट को रोक लिया। उनका मुखिया आगे आया और बोला, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? एल्केमिस्ट शांत रहा। उसने कहा, हम सिर्फ यात्री हैं। लेकिन उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने दोनों की तलाशी ली और लड़के के पास से सोने के कुछ सिक्के मिले जो उसने अपने काम से कमाए थे। मुखिया ने कहा, तुम जासूस हो सकते हो। लड़का डर गया। उसे लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। तभी एल्केमिस्ट ने आगे बढ़कर कहा, यह लड़का एक एल्केमिस्ट है, यह अपने आप को हवा में बदल सकता है। लड़का सन्न रह गया। उसे समझ नहीं आया कि एल्केमिस्ट ऐसा क्यों कह रहा है। कबीले के लोग हंसने लगे। उन्हें यह बात मजाक जैसी लगी। लेकिन मुखिया ने कहा, अगर यह सच है तो इसे साबित करना होगा। उन्होंने लड़के को 3 दिन का समय दिया। अगर वो खुद को हवा में नहीं बदल पाया तो उसकी जान ले ली जाएगी। उस रात लड़का सो नहीं पाया। उसके अंदर डर भर गया था। उसने एल्केमिस्ट से कहा, आपने ऐसा क्यों कहा? मैं ये नहीं कर सकता। एल्केमिस्ट ने शांत स्वर में कहा, तुम कर सकते हो, बस तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। लड़का परेशान था। उसने कहा, मैंने पहले जो किया था वो बस एक संयोग था, मैं सच में हवा नहीं बन सकता। एल्केमिस्ट ने उसकी ओर देखा और कहा, जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारी मदद करती है। तुमने ये खुद सुना है। अगले 2 दिन लड़के ने कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो रेगिस्तान के बीच बैठकर हवा से बात करने की कोशिश करता, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तीसरे दिन सूरज तेज चमक रहा था। कबीले के लोग इकट्ठा हो गए थे। सबको इंतजार था कि क्या ये लड़का सच में कुछ कर पाएगा या नहीं। लड़का धीरे धीरे एक ऊंचे टीले पर चढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने चारों ओर देखा, अंतहीन रेगिस्तान, जलता हुआ सूरज और बहती हुई हवा। उसने आंखें बंद की और अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश की। उसे याद आया, उसकी भेड़ें, उसका सफर, बूढ़ा राजा, वो सपना, फातिमा, सब कुछ। फिर उसने हवा से कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हवा पहले तो शांत रही, फिर धीरे धीरे तेज होने लगी। लड़के ने सूरज से कहा, तुम सब कुछ देखते हो, मुझे रास्ता दिखाओ। सूरज चमकता रहा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। फिर लड़के ने उस अदृश्य शक्ति से बात की जिसे एल्केमिस्ट दुनिया की आत्मा कहता था। उसने महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। उसका डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसने खुद को पूरी तरह उस शक्ति के हवाले कर दिया। और फिर हवा अचानक बहुत तेज हो गई। रेत का तूफान ने पूरे इलाके को ढक लिया। लोग अपनी आंखों को बचाने के लिए झुक गए। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ गायब हो गया है। और जब तूफान शांत हुआ, लड़का वहां नहीं था जहां वो खड़ा था। वो दूसरी जगह खड़ा था। कबीले के लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि ये कोई साधारण लड़का नहीं है। मुखिया आगे आया और बोला, तुम सच में एक एल्केमिस्ट हो। लड़के ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अंदर अब कोई डर नहीं था। उसने अपने सबसे बड़े डर का सामना कर लिया था। उस रात एल्केमिस्ट ने उससे कहा, अब तुम तैयार हो। अगले दिन वे दोनों फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद एल्केमिस्ट रुक गया। उसने लड़के से कहा, अब तुम्हें अकेले जाना होगा। लड़का चौंक गया, लेकिन मैं अभी भी बहुत कुछ नहीं जानता। एल्केमिस्ट ने कहा, जो तुम्हें जानना था वो तुम सीख चुके हो, बाकी रास्ता तुम्हें खुद तय करना है। लड़का कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने सिर हिलाया। वो समझ गया था, अब ये उसकी यात्रा थी, सिर्फ उसकी। एल्केमिस्ट ने उसे थोड़ा सा सोना दिया और कहा, ये तुम्हारे काम आएगा। फिर वो मुड़ा और चला गया।
लड़का अकेला खड़ा था, लेकिन इस बार वो अकेला महसूस नहीं कर रहा था। उसके अंदर एक अजीब सा विश्वास था। अब वो डरता नहीं था। अब वो जानता था कि वो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। वो आगे बढ़ा, अपने खजाने की ओर, अपने सपने की ओर। अब वो पूरी तरह अकेला था। सामने सिर्फ रेगिस्तान था और उसके भीतर एक अडिग विश्वास। एल्केमिस्ट से अलग होने के बाद उसके कदम धीमे नहीं पड़े, बल्कि अब हर कदम में एक स्पष्टता थी। उसे पता था कि उसे कहां जाना है, मिस्र के पिरामिड्स। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार एक सुबह उसने दूर क्षितिज पर कुछ देखा। पहले वो धुंधला था, जैसे कोई सपना, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा वो साफ होता गया। वो पिरामिड्स थे, विशाल, मौन और समय से भी पुराने। उन्हें देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया वो दिन जब उसने पहली बार वो सपना देखा था। एक बच्चा, वही दृश्य, और अब वो सच बन चुका था। वो धीरे धीरे पिरामिड्स के पास पहुंचा। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो रेत पर घुटनों के बल बैठ गया और उसने अपने हाथों से खुदाई शुरू की। उसे यकीन था कि यही वो जगह है जहां उसका खजाना छिपा है। वो खुदाई करता रहा, घंटों तक। सूरज ऊपर चढ़ गया, फिर ढलने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसके हाथ थक चुके थे, शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन वो रुका नहीं। अचानक पीछे से कुछ आवाजें आईं। कुछ लोग वहां आ गए थे। वे डाकू थे। उन्होंने लड़के को पकड़ लिया और पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? लड़का पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने सच बता दिया। उसने कहा कि उसने एक सपना देखा था जिसमें उसे यहां खजाना मिलने की बात कही गई थी। डाकू हंसने लगे। उनमें से एक ने उसे जोर से मारा और कहा, तुम कितने मूर्ख हो, सपनों पर भरोसा करते हो। उन्होंने उसका सारा सामान छीन लिया और उसे बुरी तरह पीटा। जाते जाते उनके सरदार ने कहा, 2 साल पहले मैंने भी एक सपना देखा था। उसमें मुझे कहा गया था कि स्पेन के एक पुराने चर्च में जाओ जहां एक पेड़ उगा है और वहां खजाना मिलेगा। वो हंसते हुए बोला, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि एक सपने के पीछे पूरी दुनिया पार कर लूं। ये सुनते ही लड़का चुप हो गया। उसके भीतर कुछ चमका। उसे अचानक सब समझ में आ गया। वो चर्च, वही जगह जहां उसने पहली रात बिताई थी, जहां उसने पहली बार वो सपना देखा था। वो हंस पड़ा। इतनी दूर आने के बाद उसे पता चला कि खजाना वहीं था जहां से उसने शुरुआत की थी। लेकिन अगर वो यहां तक नहीं आता तो उसे ये सच कभी पता नहीं चलता। काफी मुश्किल से वो उठा। उसका शरीर घायल था, लेकिन उसके अंदर अब एक नई ऊर्जा थी। वो वापस उसी रास्ते से लौटने लगा, स्पेन की ओर। इस बार उसकी चाल में थकान नहीं थी, बल्कि एक सुकून था। वो जानता था कि अब उसे क्या करना है। कई दिनों बाद वो उसी पुराने गिरजाघर में पहुंचा। सब कुछ वैसा ही था, टूटी हुई दीवारें, वही पेड़, वही आकाश। वो उसी जगह बैठ गया जहां उसने पहली बार सपना देखा था। फिर उसने खुदाई शुरू की। इस बार ज्यादा समय नहीं लगा। कुछ ही देर में उसे एक संदूक मिला। उसने उसे खोला। उसके अंदर सोने के सिक्के, कीमती पत्थर और गहने थे। वो खजाना सच में मौजूद था। लड़के की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसे एहसास हुआ कि असली खजाना सिर्फ ये सोना नहीं था। असली खजाना था वो सफर, वो अनुभव, वो ज्ञान जो उसने इस यात्रा में पाया था। उसने सीखा था कि जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारी मदद करती है। उसने सीखा था कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। और उसने ये भी सीखा था कि कभी कभी हमें अपने खजाने तक पहुंचने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, ताकि हम समझ सकें कि वो हमारे पास ही था। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। अब उसके पास सब कुछ था, और अब वो वापस जाएगा, फातिमा के पास, उस प्यार के पास जो उसका इंतजार कर रहा था। और उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से उसकी असली जिंदगी शुरू होती है। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही और कहानियां तुम्हें यहां मिलती रहेंगी।